सर हमने पहली बात तो ये है कि आप कोशिश करना, जो आपको कॉस्ट के क्वेश्चन कल वो एक पेज दिया था ना कि कौन कौन सी चीजें ऐड होनी है और कौन कौन सी इग्नोर होनी है, मैंने इसलिए आपको पेज दे दिया, लिखवाया नहीं क्योंकि हमने पहले लिखा हुआ है, बट फिर भी एक दफा आपने अपने हाथ से भी लिखनी है कि जो चीजें ऐड होनी है वो भी लिख लेनी है और जो चीजें इग्नोर होनी है वो भी लिख लेनी है। आज हमने थोड़ा सा इसके एक सवाल करते हैं और कल आप इसका टेस्ट दे दो मुझे, ताकि कल तो फ्राइडे है ना, परसों दे दो, सैटरडे वाले दिन, ठीक है, सैटरडे वाले दिन आपने इसका एक टेस्ट दे दें ताकि आपको पता चल जाए कि कौश ये तो ये 7 सवाल आपको दे दिए, ये आपने प्रैक्टिस करने, प्रैक्टिस करके कुछ सवाल और हैं वो प्रैक्टिस करके एक टेस्ट हो जाएगा, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो कंप्लीट है ये। सबसे पहले लिखा हुआ है on January 1 Delta acquired capitalized specialized machine for its production department. The available information is as follows. मेन इसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, बट हम इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी करने लगे हैं कि कौन से वैल्यूज कॉस्ट में कैपिटलाइज होनी है और कौन सी नहीं होनी। लिस्ट प्राइस, ये तो वैल्यू वही है, लिस्ट प्राइस हमें क्वेश्चन के अंदर ऐड हो गई। फिर फ्रेट चार्जेस, ये फ्रेट चार्जेस कौन से होते हैं, कैरेज इनको कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कहते हैं, ऐड करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होगी। स्टाफ ट्रेनिंग फॉर यूज ऑफ मशीन इग्नोर करेंगे, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी ऐड नहीं करते, इग्नोर करेंगे। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग बताएं ऐड होगी या नहीं, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग हमेशा ऐड होती है। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, प्रोडक्शन से पहले इनिशियल टेस्टिंग हो रही है। हाँ, अगर इस प्रोडक्शन से हमने कोई सैंपल बनाया, उस सैंपल की कॉस्ट और उसकी सेल वो नहीं आएगी। और अगर आपको वो पुराने लेक्चर हथे लग गए, उसमें ऐड करते थे बिफोर 2022 के बाद स्टैंडर्ड चेंज। उसके बाद परचेज ऑफ 3 इयर्स मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, परचेज ऑफ 3 इयर्स मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब अकाउंटिंग हमने ऐसे पढ़नी है, बाकी सब्जेक्ट जैसे मर्जी पढ़ो, अकाउंटिंग ऐसे पढ़नी है जो लिखा हुआ है ना उसका मतलब भी पता हो, सिर्फ यस नो नहीं, मतलब भी पता हो। इसका मतलब है हमने जो मशीन खरीदी है, हमने एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैकेनिक से राब्ता किया कि यार 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करो, जब भी मशीन खराब होगी ना हम आपको फोन करेंगे कि अगर ठीक करनी है आपने, और उसका जो एक्सपेंस है वो कभी भी मशीन की कॉस्ट में ऐड। एक और भी बताता हूं तरीका, जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ टाइम आ जाए वो कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड। अब वैसे ये जो क्योंकि अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इसके और इफेक्ट्स देखते हैं। नींद तो नहीं आ रही किसी को? चलिए, 528,000 हमने दिया मैकेनिक को कि यार आपने हमारी मशीन का 3 साल तक ख्याल रखना, कोई मसला मुसला हो गया तो आपने आकर चेक कर जाना। कहते ओके, इस 5,28,000 की अकाउंटिंग कैसे करेंगे? इस 5,28,000 को कैसे डील करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के? जब अक्कर होगा। और अब हमने करना क्या है, हम देख रहे हैं अगर आज मैं 5,28,000 दे रहा हूं और डेट है 1 जनवरी, और मैंने कहा कि ये साल और अगले 2 साल आपने क्या करना है, इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस रखना है। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे 3 पे डिवाइड, 1 साल का इसी साल एक्सपेंस लिख देंगे, 6 महीने बन रहे हैं, साल बन रहा है, जितने भी बाकी बात के 2 साल, 1 साल का लिखेंगे करंट एसेट में और 1 साल का लिखेंगे नॉन करंट एसेट, क्योंकि जो अगले 12 महीनों का एक कॉन्ट्रैक्ट है वो करंट एसेट का प्रीपेड है, जो मोर देन 12 मंथ होगा वो नॉन करंट में चला जाएगा। तो जिस साल हमने पैसे दिए अगर वो साल भी एग्रीमेंट में शामिल है तो वो साल तो एक्सपेंस में जाएगा, क्योंकि उस साल का वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर देगा। अगले 12 महीनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है और अगर प्रीपेड है तो एसेट, और लोन के केस में हमने ये पढ़ा होगा कि लोन का केस अगर आपने वो उसका लेक्चर सुना था तो लोन के केस में ऐसा होता है, अगली इंस्टॉलमेंट जो 12 महीनों में देनी होती है वो करंट लायबिलिटी होती है। तो ये 528,000 को हमने कुछ इस तरह से सेग्रीगेट करना है।
उसके बाद ये लेकिन मशीन की कॉस्ट में नहीं आना, और हमने ना ही इसके बारे में कुछ कहना है, ये तो हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहे हैं। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, हाँ एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, आप कहते हैं आप माइनस करो कर दोगे, हुज़ैफा आप क्या करो, आप माइनस करोगे, शाहजेब माइनस ही करेंगे, रिजवान माइनस ही करेंगे। हम फाइंड क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन फाइंड कर रहे हैं, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, कॉस्ट। और कॉस्ट में आपको कोई बंदा ये कह रहा है कि भाई अगर ये मशीन आप खरीदोगे तो आपको इतने की पड़ेगी, और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ये है। रेजिडुअल वैल्यू सिर्फ डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करते हैं बस, अदरवाइज रेजिडुअल वैल्यू का कोई कंसर्न नहीं पड़ा। आप मुझे बता दें, इतना बड़ी नाम है ये रेजिडुअल वैल्यू, हर जगह इस्तेमाल होता है, कॉस्ट फाइंड करते वक्त कितनी दफा हमने लिखा है रेजिडुअल वैल्यू। एक है डिसमेंटलिंग कॉस्ट, रिस्टोरिंग कॉस्ट, वो कुछ और है, ये है रेजिडुअल वैल्यू। इसका तो मतलब सिंपल ये है कि हमारा एसेट इतने सालों बाद इतने का बिक सकता है। तो कॉस्ट फाइंड करते वक्त इसका कोई रोल नहीं है। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस माइनस करेंगे, 5% लेकर माइनस करेंगे। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट टेकन, ये भी माइनस करेंगे क्योंकि ये परचेज वाला है, और टेकन का मतलब है डिस्काउंट ले लिया है। पहले नहीं लेते होते थे, पहले जो अर्ली डिस्काउंट होता था इसको इग्नोर करते थे, बट अब उसने कहा है कि अगर आपने अवेल कर लिया है तो आपने माइनस कर देना है। तो करेंगे किसके ऊपर, 92,100,000 का 5% लेंगे, जो बचेगा उसका 3% लेंगे। एस्टिमेटेड लाइफ इन मशीन आवर्स 12,000 घंटे। आगे फिर फर्दर कोई और चीजें हैं वो अभी तक हमने नहीं पढ़ी, सिर्फ फाइंड कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमने ये इग्नोर कर देना है, ये इग्नोर कर देना। और ये रेजिडुअल वैल्यू बताया हुआ है ना उसने सवाल के अंदर, वो डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए बताया हुआ, एसेट की कॉस्ट में ये ऐड नहीं होगा। तो हमारा जो सवाल शुरू होगा 92,100,000 का 5% और कितना आता है 460, पहले ये माइनस करेगा 8740, फिर 3% लेंगे इसका 4626200, ये ऊपर 000 भी है, ये भी माइनस करेंगे। फिर उसके बाद फर्दर चीजें जो प्लस करने वाली वो प्लस कर देंगे, जो माइनस जो इग्नोर करने वाली है वो इग्नोर कर देंगे। तो अगर अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल नहीं किया तो माइनस नहीं करना, अवेल किया है तो माइनस कर देना। ओके होगी बात। रेजिडुअल वैल्यू होता है कि जो हमारा एसेट है जब लाइफ उसकी पूरी हो जाएगी वो इतने का बिक सकता है, और डिसमेंटलिंग कॉस्ट का मतलब है जब हमारा एसेट अपनी लाइफ पूरी करेगा तो वहां से उसको रिमूव करने के ऊपर हमें कितना खर्चा आएगा। फर्क पता चला, वो खर्चा है और वो इनकम एक तरह की है। रेजिडुअल वैल्यू हमारी इनकम टाइप है और वो एक्सपेंस टाइप है। चलिए एक और सवाल इसका देखते हैं, अच्छे वाला, ताकि ये चीजें हमारे पास कंप्लीट हो जाए। ये कुछ अच्छे सवाल मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि आपको टेस्ट में देने हैं। ये एक छोटा सा सवाल है, तो उसमें देख लेते हैं। On Feb 2018, a plant having list price 10 million was acquired. ये बाकी बड़े सवाल के अंदर ये सवाल है, तो हमने इसकी कॉस्ट तो फिर भी फाइंड करनी है। A trade discount 5% was allowed on the list price. The plant ready for use on 1st August after incurring the following cost. तो पहले तो 10 मिलियन में से 5% माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। फिर फ्रेट चार्जेस, अब ये इन 1000 में है, यस ऊपर वाली वैल्यू भी 1000 में लिख देना या इनके साथ भी 3 0 लगा देना। तो 10 मिलियन को हम क्या लिख देंगे 10,000, और इसका लेंगे 5% जो कि आ गया 500, 9500। अब 9500 के अंदर कंसल्टेंट फी, ये किस में आती है कंसल्टेंट फी, प्रोफेशनल चार्जेस, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग
एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड नहीं ऐड होंगे, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं होगा, ओपनिंग सेरेमनी वो जो देगे शगे बनवाते हो ये भी ऐड नहीं। ठीक होगी बात। नीचे वो लिखता है अक्टूबर, वो सवाल ही और है, बस ये हम एसेट की कॉस्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद फर्दर इसकी एंट्री पास होती है, आगे फर्दर जो करना है वो सवाल के हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर दो ही अच्छे सवाल है, वो मैं कहता हूं एक दफा मैं आपको उसको टेस्ट में देकर टेस्ट कर लूं ताकि आपका भी पता चल जाए। ये सवाल तो आपके पास होना चाहिए। है ये वाला देखें, एंटी परचेज क्वेश्चन 5। अब इसमें क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एक तो कॉस्ट एट इनिशियल रिकॉग्निशन और दूसरा कहता है डेप्रिसिएशन भी बताएं। वैसे तो ये दोनों सवाल आप कर सकते हो क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होती है, उस एसेट की जो कॉस्ट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई कर देना। An entity has incurred the following expenditures on plant purchased on 1st January 2013. However, the assets was ready for use on March 2013. Actual production started 30th June 13. अच्छा, डेप्रिसिएशन कब लेंगे? 1 मार्च 2013 को। ये बात सबको पता थी। खरीदा किस दिन? 1 जनवरी को। अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ? 1 मार्च को। असल में प्रोडक्शन शुरू की तो हमने असल में प्रोडक्शन नहीं देखनी होती, हमने देखना होता है कि अवेलेबल फॉर यूज का। ओके, परचेज प्राइस इंक्लूडिंग 2000 इनकम टैक्स डिडक्टेड एट इंपोर्ट स्टेज। कहता है 2000 इसमें इनकम टैक्स है जो कि उन्होंने डिडक्ट कर लिया था जब हमने इंपोर्ट किया था। अब अगर तो इसके बारे में वो ये लिख देता है कि ये रिफंडेबल है तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? और अगर वो कह दे ये नॉन रिफंडेबल है फिर कुछ भी नहीं करेंगे। ये आईकैप की शरारत चेक की है इसमें। हम नॉर्मल क्या करते हैं? नॉन रिफंडेबल ऐड करते हैं और रिफंडेबल इग्नोर करते हैं, माइनस में इग्नोर करते हैं। अब ये उसने कहा है कि ये इस अमाउंट के अंदर शामिल है। अब अगर ये नॉन रिफंडेबल है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस बात को इग्नोर करेंगे, वो इसके अंदर शामिल है और शामिल होना भी चाहिए। अगर ये रिफंडेबल होता तो माइनस कर देते। क्यों? क्योंकि हमने उसको करना था इग्नोर और वो इसके अंदर, ये बात समझ लगी है? तो आई कैप इस तरह की शरारतें छोटी मोटी करता रहता है और काम ही यही है उसको कि जो चीज हम जैसे पढ़ के जाएं उसका थोड़ा अंदाज चेंज करके वो कहे। जो बेसिकली आई कैप चाहता है रट्टेबाजों को डिस्करेज करता है। देखा, रट्टेबाज भी अब एडवांस हो गए हैं, वो रट्टे भी एडवांस उन्होंने कर दिए। तो परचेज प्राइस इंक्लूडेड, इसके बारे में उसने कहीं नहीं लिखा हुआ। साइलेंट है वो, तो हमने कहा ना कि हम ऐसे अज्यूम किया करेंगे। अदरवाइज अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो नीचे नोट देकर हम लिखेंगे जरूर वी आर अज्यूम्ड इट इज रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल। जो भी करेंगे साइलेंट के केस में हम नीचे एक अजम्पशन नोट लिखेंगे क्योंकि साइलेंट था इसलिए हमने ये अज्यूम कर दिया। अगर आप नॉन रिफंडेबल अज्यूम करोगे तो नीचे नोट देकर लिख देना और कुछ ना करना ऊपर। ठीक होगी बात? इंपोर्ट ड्यूटी पेड एट डैमेज पेड टू पोर्ट अथॉरिटीज नहीं करेंगे क्योंकि ये पेनल्टी है। डैमेज का तो पता है ना, डैमेज एक्सपेंस बेसिकली जब हमारा ना सामान आ जाता है ना बाहर से तो वो हमें मैसेज आ जाता है 4 तारीख को आपने अपना सामान लेकर चले जाना, और अगर हम लेट हो जाएं तो वेयर हाउस में भेज देते, उसे क्लियरिंग हाउस कहते हैं। फिर वहां पर जितने दिन लेट होंगे उसकी पेनल्टी पड़ती है, वो पेनल्टी डैमेज एक्सपेंस होते हैं। या वहां पर हमसे कोई भी वायलेशन हो जाए ना ड्यूरिंग क्लियरिंग्स तो वो जो हमें पेनल्टीज बढ़ती है ना वो डैमेज एक्सपेंस होते हैं। साइट प्रिपरेशन, रिपेयर कॉस्ट incurred due to damage during installation।
क्योंकि रिपेयर कॉस्ट इनका ड्यू टू डैमेज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, ये मिस हैंडलिंग। ट्रायल रन कॉस्ट, नेट कॉस्ट 30,000 लेस सेल प्रोसीड 15,000। अब ये इग्नोर करेंगे, ये वो नेट सेल प्रोसीड वाली बात आ गई। जब भी सेल और कॉस्ट बताई होगी वो इग्नोर करें। डिसमेंटलिंग कॉस्ट 20,000, आगे वो लिख रहा है ग्रॉस, हमने लिखनी होती है प्रेजेंट वैल्यू। अगर उसने नीचे कैलकुलेशन 10% भी दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन के लिए, तो आप P फाइंड कर लेना S/1 प्लस I की पावर N। ऐसा वैसे आपको सवाल आएगा नहीं, बट अगर कोई ऐसा बंदा बैठा हो जो सवाल दे दे, तो आपने 20,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 की पावर 5, जो आंसर आएगा वो वैल्यू ऐड करनी है। अब आप परेशान हो गए, यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। 20,000 रुपया हम आज ऐड कर रहे हैं, ये लगना कब है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या चीज होती है कासिम? जो मतलब अपने नहीं, डिसमेंटलिंग कॉस्ट नहीं। डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है? वो 1 मिनट, मैं तो ऐसे ही परेशान यानी खुश हूं कि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छी समझ लग रही है। ये आप सवालों के जवाब सुनते जाएं, फिर आप लोग आई कैप को ना गालियां नहीं दुआएं दिया करो। हाँ, कासिम ने कहा कि जो खुद से सोचते हैं। 1 मिनट, अच्छा आप सुने, खामोश हो जाए, जवाब सुनते जाएं। कासिम का जवाब है कि जो इंस्टॉलेशन के दौरान कॉस्ट आती है या वहां डैमेज वगैरह हो जाए उसकी कॉस्ट। शाहजेब, हाँ जी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट है जब एसेट की लाइफ पूरी हो जाए, अब उसको वहां से खत्म करना है, रिमूव करना है। सारी जिंदगी उधर तो नहीं रखना ना, कल को तू मर जाए तो घर वाले उधर तो नहीं रखेंगे ना। वो जो कफन दफन करेंगे आपका, वो क्या होगा? मतलब अपने आप को एसेट ही मानो ना, लायबिलिटी ना मानो। जब एसेट की लाइफ पूरी हो जाए उसको, अब ये ना कहना कि डिसमेंटलिंग के दौरान बिरयानी बनाना वो जो कुल होते हैं ना। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है? जब एसेट की लाइफ पूरी हो जाए उसको वहां से रिमूव करने पे भी खर्चा आता है। और ऐसी बात है, जो बड़े बड़े प्लांट जहां इंस्टॉल हो जाते हैं, अब वो ऐसे तो नहीं है कि वो ऐसे खत्म हो जाएंगे, वहां से उनको रिमूव करने का जितना खर्चा आता है उसे बोलते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब सुने, 5 साल लाइफ थी, आज हमने इंस्टॉल किया, 5 साल बाद उसने डिसमेंटल होना है, तो आज वैल्यू में ऐड कर रहे हैं, कॉस्ट तो आज फाइंड कर रहे हैं, तो 20,000 आना है 5 साल बाद। तो क्यूएम कहता है, फाइनेंस का कॉन्सेप्ट कहता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि अगर आज ऐड करना है तो 20,000 ऐड ना करो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज उसको 0 पे लाओ। तो ये कब हम करेंगे? अगर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर बताया हो तो प्रेजेंट वैल्यू ऐड करना, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बताया हो तो फिर एज इट इज ऐड कर, फिर वो प्रेजेंट वैल्यू ही बता रहा होता है। अगर वो इंटरेस्ट का रेट बता दे और वो कहे कि वो फ्यूचर वैल्यू है, यहां पर उसने कहा ना ग्रॉस वैल्यू है, और उसको फिर हम क्या कर देंगे? नेट ऑफ डिस्काउंट या नेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट को डिस्काउंट भी बोलते हैं, डिस्काउंट रेट का लफ्ज नहीं बोलते एनपीवी में डिस्काउंट रेट वाला, तो वो वर्ड इस्तेमाल होता है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी वही सारा सेम है। एक क्वेश्चन ये भी नजर आ रहा है, ये तो सिंपल सा है, परचेज, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, डिसमेंटलिंग कॉस्ट उसने खुद ही लिख दिया प्रेजेंट वैल्यू, एज इट इज ऐड कर देंगे। रेक्टिफिकेशन कॉस्ट एज द प्लांट गॉट डैमेज ड्यूरिंग इरेक्टिंग, इग्नोर। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और यूजफुल लाइफ, फिर वो आगे फर्दर डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। चले जी, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद कल हमने अगला टॉपिक पढ़ना है, और आप लोगों ने बस ये अपने इसके टेस्ट की तैयारी करके आनी है कि आपने जो टेस्ट देना है सैटरडे वाले दिन वो आपका तैयार। हाँ जी,
हाँ तो हमारी तो क्लास वैसे भी 2:30 होती है। हाँ तो सवाब होगा पढ़ेंगे तो। हाँ लॉ की क्लास शायद ना हो, वो सर बताएंगे, बट ये क्लास होगी वो मंडे से। The expenditure have been incurred on plant acquired during the years. Purchase price 10,000 from income tax deducted at import stage। फिर वही बात बताएंगे कि अगर तो ये तो वही सवाल है। चलो एक सवाल और कर लें ताकि टेस्ट देते वक्त, वैसे टेस्ट तो आपको पता है कोई नई चीज ही होती है। बड़े बड़े और बुरे बुरे नहीं, ये तो मैंने आपको बताया है ना कि मैं सिर्फ जितना कोशिश कर सका ना तो 7 तारीख तक मैं कोशिश करूंगा। ये सवाल तो है 7 तारीख तक मैं कोशिश करूंगा कि कोई बुरा सवाल ना हो, अच्छा हो, थोड़ा बहुत समझ ला के। फिर उसके बाद तो फिर हम आपको पता है कि हमने कुछ थोड़ी करना है, हमने तो प्यार करना है आप लोग कि आई कैप आपको आग में भी फेंक देना तो आपको बाहर से बाहर निकलना आता। और उसमें ये याद रखें पेपर जितना भी मुश्किल है, जितना भी मुश्किल है, आप लोगों में इंशाल्लाह इतनी हिम्मत जरूर होगी कि आप बैठे रहोगे, मरोगे सही भागोगे नहीं। यानी ये हकीकत है, आप में इतनी हिम्मत पैदा हो जाएगी कि आप लोग ना फेस करने के काबिल हो जाओगे। मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी थोड़ा सा आई कैप सवाल रूटीन से हटके देता है ना, स्टूडेंट्स आधे घंटे बाद पेपर छोड़ के निकल जाते हैं, मतलब हथियार फेंक देते हैं। तो एंड तक आप जितनी कोशिश हो ना करना है, वो मैम सिखाना ही ऐसे है, क्योंकि हमारे ये जो आप पर इंप्लीमेंट होना ना रूल कि जिस बच्चे ने भी पेपर इनकम्प्लीट छोड़ा उसको भी जंबो, मतलब फाइन, चेक नहीं करना पेपर। टेस्टों के अंदर ये इंप्लीमेंट है कि आपने हर सवाल कम से कम 90 to 100% अटेम्प्ट जरूर करना है। वो अक्सर मैंने पहले क्या किया था, टेस्ट लाजमी किया, अब बच्चों क्या करते थे, टेस्ट जाते थे, नाम लिखकर भाग जाते थे कि चलो टेस्ट में हमारी अटेंडेंस लग जाए। तो फिर फायदा क्या उसका, वो तो कॉलेज को भी नुकसान हुआ कि उसकी वो जो शीट है जाया हो गई। तो ये तो ये है ना कि परचेज प्राइस ऑफ लैंड 2,50,000 स्टैंप ड्यूटी, ड्यूटी तो जिसके अंदर भी वो टैक्स ऐड ही कर देते होते हैं, अनटिल एंड अनलेस लिखा ना हो कि वो रिफंडेबल है। लीगल फी, साइट प्रिपरेशन, मटेरियल, अब ऊपर लिखा हुआ है आपने उसके ऊपर बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट करनी है, जितना मटेरियल इस्तेमाल होगा ऐड, लेबर ऐड होगी, आर्किटेक्ट फी, जर्नल ओवरहेड नहीं। नीचे उसने लिखा हुआ है मटेरियल कॉस्ट वर ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड, on investigation it was found that the material costing 10 million had been spoiled and therefore wasted, and a further 15 million was incurred as a result of faulty design work। 10 मिलियन तो ये हुआ कि स्पॉइल खराब हो गया। अब वो जैसी बात है वो नॉर्मल लॉस है, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। 15 मिलियन हमें इस तरह लगा कि पहले हमने डिजाइन किया, सारा कुछ किया, बाद में पता चला कि वो डिजाइन ठीक नहीं है, या गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपने तो डिजाइन ही गलत बना दिया है। तो ये कौन सी कॉस्ट है भला? डिसमेंटलिंग, मिस हैंडलिंग। हमने गलत डिजाइन बना दिया, अब इसमें बिल्डिंग का क्या कसूर है? तो बिल्डिंग के लिए गलत डिजाइन बनाना कंपल्सरी तो नहीं था। तो ये दोनों कॉस्ट ऐड, ये 10 मिलियन मटेरियल में से माइनस कर देंगे और 15 मिलियन का कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम वर्क ऑन द बिल्डिंग सीज्ड फॉर अ फोर्टनाइट का मतलब ना 15 दिन, October 17, and it was estimated that approximately 9 million labor cost related to this period। अच्छा, ये आगे जाकर ना हमने IS 23 पढ़ेंगे, उसके अंदर ये डिटेल लिखा हुआ है कि जब काम सस्पेंड हुआ हो तो उसके दौरान जो कॉस्ट आ रही होती है हमने उसका क्या करना है। अब 9 मिलियन अगर तो कोई थोड़ा बहुत टेक्निकल काम उसका हो रहा है फिर तो ऐड कर देते, और अगर बिल्कुल ही काम रुका हुआ है ना तो उस दौरान फिर जो भी खर्चे आते हैं ना वो ऐड नहीं करते।
ये डेप्रिसिएशन नहीं है। डेप्रिसिएशन अगर काम रुक जाए तो डेप्रिसिएशन लेते रहते हैं, लेकिन ये सस्पेंशन पीरियड, लेबर आपकी बैठी है, उसको तनख्वाहें जा रही हैं, तो आपको 9 मिलियन का खर्चा आ गया लेकिन काम नहीं हो रहा, तो एसेट की कॉस्ट में ऐड भी नहीं करना। द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड, आगे तो डेप्शन से IAS 23 में इसको हम वैसे डिटेल में भी हमने इसको सीख लेना। क्या सही पॉइंट 2 दोबारा कर। पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि मसला ये था, वो वर्क और डिजाइन जो था वो खराब हो गया और हम और मटेरियल भी खराब हो गया, तो हमारा ना काम रुक गया। जैसी बात है, आपके ऊपर केस हो गया कि आपने जो डिजाइन बनाया वो गलत बनाया। मोस्टली आपने सोसाइटीज के अंदर देखा हो ना, तो वो एक सोसाइटी डिजाइन अप्रूव करती है, आपने डिजाइन सही नहीं बनवाया या सही सोसाइटी के हिसाब से नहीं बनाया, तो आपका काम 14 दिन तक रुक गया और 14 दिन के बाद आपने दोबारा उसको सही किया, उसके ऊपर आपका 15 मिलियन का खर्चा भी आ गया और 10 मिलियन का आपका मटेरियल भी जाया हो गया। तो ये सारे का सारा क्या था, हमारा मसला था या बिल्डिंग का मसला था? बिल्डिंग का मसला ये कि क्या बिल्डिंग के लिए जरूरी था डिजाइन खराब करवाना? वो तो नहीं था, ये तो मिस हैंडलिंग है ना, ये तो हमसे गलती हुई है। तो पहली बात तो ये है कि ये खर्चे उसके अंदर ऐड नहीं होने चाहिए। दूसरा ये है कि फिर वो 15 दिन काम रुक गया हमारा, लेबर को हम पैसे दे रहे थे, जो लेबर 15 दिन तक हम केस हुआ उसको सही करवाने में काम रुका रहा, तो जितनी देर तक काम नहीं होगा उतने दिन की कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। तो ये 9 मिलियन को हम इग्नोर करेंगे, उसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर तो वो क्या कह रहा है ऊपर 1 अप्रैल से 1 जुलाई, इन केस अगर ये लेबर इनमें शामिल है फिर माइनस कर देंगे, और अगर शामिल नहीं है तो इग्नोर कर देंगे। जो 10 मिलियन है वो हम उससे माइनस करेंगे, 15 को इग्नोर करेंगे। देखिए उसने कहा, देखिए मटेरियल कॉस्ट वाज एड और इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट मटेरियल कॉस्टिंग 10 मिलियन हैज बीन स्पॉइल्ड एंड देयरफॉर वेस्टेड। 15 मिलियन वाज इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टी डिजाइन। और ये देखिए इसमें ना सिर्फ कॉन्सेप्ट देखा जाता है, इसमें अगर आप ये अज्यूम कर लो कि इस मटेरियल की कॉस्ट जो 100 मिलियन ऊपर मिलियन है, रुपीज एंड मिलियन है सारे, अगर ये इतने मिलियन है, सपोज ये 100,000 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 10 मिलियन तो उसके अंदर शामिल नहीं हो सकता। अगर आप ये तो कंफर्म है कि ये मटेरियल की कॉस्ट के अंदर शामिल है, क्योंकि उसने ये एक हिंट दिया हुआ है कि ये पता चला है कि मटेरियल ज्यादा अमाउंट नजर आ रही है, तो पता चला 15 मिलियन का खरीदा था लेकिन वो खराब हो गया था, तो क्या फिर उसको मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? वो तो मटेरियल लगा ही नहीं उसके ऊपर। तो इस मटेरियल की कॉस्ट में से जो खर्चा हुआ है वो माइनस कर देंगे। एक, अब दूसरी बात, जो डिजाइन हमारा गलत हो गया था, अब जाहिर सी बात है उसके लिए भी तो हमें 15 मिलियन मजीद खर्चा हुआ है ना, अब वो ऐड भी नहीं करना। वो ये एक तरह का ना वो रीलोकेशन वाली बात आ गई कि जब रीलोकेट करते हैं तो फिर दोबारा ऐड, अगर तो वो भी इसके अंदर शामिल है वो भी माइनस कर देंगे, और अगर शामिल नहीं है तो इग्नोर करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि अब हम क्या करें, इससे आई कैप हमारे कॉन्सेप्ट चेक करता है, वो जवाब चेक नहीं करता। अगर आप ये नोट देकर लिख दे कि हमने ये अज्यूम किया है कि 10 और 15 दोनों ऊपर मटेरियल कॉस्ट में शामिल हैं, तो माइनस कर देंगे और नीचे नोट देकर लिख देंगे। और अगर 15 मिलियन इग्नोर करना है आपने, आपको नहीं क्लियर लग रहा स्टेटमेंट से कि उसमें प्लस है या नहीं है, तो वो भी इग्नोर करके नीचे लिख दें कि वी अज्यूम कि ये जो 15 मिलियन इज नॉट इंक्लूडेड इन द मटेरियल ऑफ कॉस्ट। बस ये एक सेंटेंस नोट देकर लिख देंगे, वो उसको पता चल जाएगा कि इसको ये पता है कि इग्नोर करना है। तो मेन ये कॉन्सेप्ट होता है। तो बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे सारा।